अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेक फंक्शन की। ठीक है, ये सेक एक्स है। तो सेक एक्स ये फंक्शन जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो हमारा अपन कॉस एक्स, और कॉस क्या होता है ए, यानी कि 1/a। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 1/a होगा, और ये इनपुट है, ये x है हमारा। ठीक, तो जब हम x रखेंगे तो सेक फंक्शन 1/a आउटपुट देगा। ठीक, उससे हम देखेंगे कि फंक्शन का साइन क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, उसका ग्राफ कैसा होगा, और ग्राफ देख करके हम बताएंगे कि उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, देखिए 0 to π/2, तो 0 to π/2 a यानी कि फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो 1 to 0 ये आपका हो जाएगा 1 to 0, फिर उसके बाद 0 to -1, 0 to -1, फिर -1 to 0, -1 to 0। ठीक है, और उसके बाद फिर 0 to 1। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पॉजिटिव इंटरवल है 1 to 0, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 तक जब हम पहुंचेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, 0 to -1, तो -1 पे ये -1 होगा, और -1 से जब हम 0 की तरफ जाएंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे होगा, क्यों होगा। उसी तरीके से हम -1 to 0, -1 पे 1 होगा, फिर -1 से हम 0 की तरफ जाएंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव इंटरवल है। उसी तरीके से 0 to 1, तो 0 पे पॉजिटिव, 0 पे इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, और 1 पे 1। अब यहाँ पे देखिए ये 1/a हो गया, ये x है और ये 1/a है। ठीक, तो 1 to 0, ठीक है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे 0 पे माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, तो अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा सेक एक्स वाला वीडियो, ठीक है, सॉरी कोसेक एक्स वाला, तो कोसेक एक्स वाले फंक्शन में हमने ये बताया, कोसेक एक्स वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट क्यों होगा, और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट क्यों होगा। ठीक है, चलिए अब ज़रा यहाँ पे देखें 1 to इनफाइनाइट, जब ये वैल्यू, पहले हम ये देखें कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और उसके बाद ये पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, और फोर्थ में नेगेटिव होगी। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये क्वाड्रेंट हो गए। जैसी वैल्यू कॉस की होगी, ठीक वैसी ही वैल्यू सेक के भी होगी। ठीक है, यानी कि उसके साइन की बात कर रहे हैं हम। जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा वहाँ पे सेक भी पॉजिटिव होगा, जहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा वहाँ पे सेक नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें थोड़ा, ये 0 to π/2 जब हम जाते हैं तो ये वैल्यू 1 to इनफाइनाइट हो जाती है। 0 पे इस वक्त हम 1 पे होंगे, 0 पे यहाँ 1 पे होंगे, और उसके बाद जैसे ही हम π/2 की तरफ जाएंगे ये वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, ये वैल्यू इस तरीके से इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद हम आएंगे, देखिए जब π/2 से हम पाई की तरफ जाएंगे, यानी कि π/2 के लेफ्ट में जब हम π/2 के राइट में जब हम होंगे, यानी कि ये π/2 है, π/2 के राइट में जब हम होंगे तो हमारी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे होगी, और जैसे ही हम पाई पे पहुंचेंगे तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी जो है माइनस इनफाइनाइट पे होना चाहिए। माइनस इनफाइनाइट से अब ये वैल्यू सीधे कहाँ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से ये वैल्यू जैसे ही हम पाई पे आएंगे ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ठीक है, पाई पे -1, तो पाई पे -1 ये रहेगी, और उसके बाद जैसे ही हम 3π/2 की तरफ जाएंगे तो 3π/2 की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू वापस माइनस इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए π/2 से 3π/2 के बीच में, यहाँ पे मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ। ठीक, ये वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक, π/2 के ठीक पहले ये पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ है, और π/2 के ठीक बाद ये निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ है। ओके,
यहाँ भी इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर दें ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे 3π/2 टू पाई। अब 3π/2 के राइट में जब हम होंगे तो हमारी वैल्यू इनफाइनाइट पे होगी, यानी हमारी वैल्यू इनफाइनाइट पे होगी कहीं, और इनफाइनाइट से जब हम 2π की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू 1 पे आ जाएगी। तो इनफाइनाइट से चलेंगे और ये वैल्यू 1 पे आ गई। अब ये देखिए, ये sec x है, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -2π टू -3π/2 शुरू करेंगे, ठीक है। -2π, एंगल हमारा ऐसे लिखा हुआ है 0 -π/2 -π -3π/2, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हम इधर से चलेंगे -π/2 टू -3π/2। ये वैल्यू हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक। अब देखिए ज़रा यहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं π/2 पे, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं 3π/2 पे, ठीक। तो अब यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 2π पे ये वैल्यू, ठीक है, 2π पे ये वैल्यू 1 होगी। तो 2π पे ये वैल्यू 1 होगी, और जैसे ही हम 3π/2 की तरफ चलेंगे तो ये वैल्यू किधर चली जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 1 पे होगी, और जैसे ही हम अगले पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 3π/2 टू -π, 3π/2 टू -π सेकेंड क्वाड्रेंट, और -π टू π/2 ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो इसको देख करके हम ये वैल्यू बना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे आएंगे तो हमारी वैल्यू देखिए, अब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, -π/2 टू 0, -π/2 टू 0, ठीक है। तो जैसी वैल्यू यहाँ पे थी, यानी इनफाइनाइट से, अब देखिए इनफाइनाइट से 1 की तरफ ये वैल्यू आएंगी। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ, ठीक। 1 साइकिल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 1 साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। अब ये ग्राफ इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। अब इस ग्राफ को देखें, अब इस ग्राफ को देख करके हम इसका डोमेन और रेंज बताएंगे। देखिए डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन तो देखिए एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट लिए जाएंगे, एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट पर हमको, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट पर ग्राफ बना हुआ है, लेकिन π/2 पे अनडिफाइंड वैल्यू है, 3π/2 पे अनडिफाइंड वैल्यू है, इसी तरीके से आगे 5π/2 पे अनडिफाइंड वैल्यू होगा, ठीक है, -3π/2 पे अनडिफाइंड वैल्यू, इसी तरीके से -5π/2 पे अनडिफाइंड वैल्यू, और इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। यानी कि π/2 के जो ऑड नंबर वाले मल्टीपल्स हैं, ठीक है, यानी π/2 जब ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उन पर सेक की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू, देखिए π/2 वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, वहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 होती है। जहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे सेक की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो आप ये जानते हैं कि π/2 कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस π/2 पे क्या हो जाएगा, कॉस π/2 पे 0, तो सेक π/2 की वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। तो अब हम देख रहे हैं कि π/2 वाले पॉइंट्स यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, मतलब एक ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जो कि डिफाइंड नहीं है। तो अब हम जो डोमेन लेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि r माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। देखिए 2n+1 π/2। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बताते चले हैं कि जब cos x = 0 होगा तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 2n+1 π/2 बनेगी, ठीक। इसको हमने किस वीडियो में देखा था,
जब हमने एक्सरसाइज 2.1 के बाद पहला वीडियो बनाया था, यानी कि पहला वीडियो जब हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम डिफिनेशन देख रहे थे, तो उसी डिफिनेशन के वक्त ये चीज़ आई थी कि cos x इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 2n+1 π/2 होगी, और sin x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू n पाई होगी। ठीक है, वो कैसी होगी वो आपने उस वक्त देखा था। ठीक, तो आपको बस ये याद रखना है। देखिए एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ क्या इसमें है। 2n+1 π/2 इसलिए रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लेते हैं n इज इक्वल टू इंटीजर। जब हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो 3 π/2 बनेगा, 2 रखेंगे तो 5 π/2 बनेगा। ठीक है, यानी वो पॉइंट्स बनेंगे π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2। ठीक है, ये n की वैल्यू, तो उन सभी पॉइंट्स को जनरली हम क्या लिखते हैं 2n+1 π/2 लिखते हैं। ठीक, तो जब cos x की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 2n+1 π/2 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे सेक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो जब इस पॉइंट पे जब सेक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो उसे हम क्या करेंगे, पूरे रियल नंबर से यानी x एक्सिस से निकाल देंगे। ठीक, तो हमारे पास जो बचेगा r-2n+1 π/2, π/2 वाले पॉइंट सभी रियल नंबर से, यानी रियल नंबर का जो पूरा सेट है वहाँ से इसको निकाल दिया। अब जो बच गया वो हमारा डोमेन है। ठीक है, तो r-2n+1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे हम आते हैं इसके रेंज की बात करते हैं। तो देखिए रेंज इसका क्या होगा। अगर हम रेंज की बात करें तो आप देखिए ग्राफ आप देख रहे हैं, इनफाइनाइट से 1 पे आता है, 1 से नीचे नहीं आता है, माइनस इनफाइनाइट से -1 पे आता है, -1 से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए -1 से 1 के बीच में हम ये ग्राफ नहीं बना हुआ है, यानी कि हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ये ग्राफ ऊपर नहीं जाता। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि y एक्सिस को इसने कितना इंगेज कर रखा है। तो y एक्सिस को 1 to इनफाइनाइट और -1 to -इनफाइनाइट इसने इंगेज कर रखा है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं होगी, यानी हमको नहीं मिलेगी। -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आउटपुट है वो -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जब ग्राफ -1 से 1 के बीच में नहीं है, ठीक, तो हमको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पे हम y एक्सिस पे पहुंच पाएँ। y एक्सिस पे पहुंचने का मतलब क्या होता है कि हम x एक्सिस पे एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से सीधे ग्राफ पे जाते हैं, फिर ग्राफ के थ्रू हम सीधे y एक्सिस पे आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं, इसका मतलब कि x एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं होगा जिस पर हमको -1 से 1 के बीच की वैल्यू मिल जाए। ठीक, तो ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे जो ग्राफ बना हुआ है वो 1 to इनफाइनाइट है। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -इनफाइनाइट to -1, -इनफाइनाइट to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, 1 हमको लेना है, 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, हम चाहें तो रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं -इनफाइनाइट to -1। ठीक है, -इनफाइनाइट से -1 तक ये ग्राफ आता है, -1 के ऊपर नहीं जाता है, तो -इनफाइनाइट to -1, फिर 1 to इनफाइनाइट यूनियन 1 to इनफाइनाइट। तो रेंज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें है क्या चीज़, इसमें वही है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं है। तो हम इसी सेट को हमने इस तरीके से लिखा कि r-1 to 1। ठीक है, और भी इसका लिखने का तरीका हो सकता है। ठीक है, एक मॉडुलस फंक्शन के फॉर्म में भी होता है, जो कि आप आगे कभी देखेंगे। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हमको सिर्फ ये समझना है कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। तो हमने क्या देखा कि sec x जो है वो 1/x यानी 1/a होता है, तो हमने ax से 1/a बनाया। ठीक, और 1/a से फिर पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, ये देखा कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी 2 क्वाड्रेंट में जो बीच का क्वाड्रेंट है यानी कि सेकंड और थर्ड, वहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी। फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे ग्राफ होगा, किस किस पॉइंट पर और कौन कौन से पॉइंट पे ग्राफ नहीं होगा। तो ये देख करके हमने डोमेन डिसाइड किया और हमने रेंज डिसाइड किया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। तो अब तक हमारा टोटल 4 फंक्शन हो गया, साइन फंक्शन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, सेक एक्स हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम टैन या कॉट पे चलेंगे। ठीक है, तो आप
अगले वीडियो में देखिए कि हम कौन से फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आइए।